हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज हम लेकर आ रहे हैं आपके लिए कॉस्टिंग में न्यू न्यूमेरिकल्स। इससे पहले मैंने आपको न्यूमेरिकल्स में एक्सप्लेन किया होगा कि मटेरियल कंज्यूम्ड कैसे निकालते हैं। इसके बाद मैंने प्राइम कॉस्ट पर एक न्यूमेरिकल लिया था और आज मैं ले रहा हूं आपके लिए टोटल कॉस्ट, सेल्स यानी प्रॉफिट। टोटल एक क्वेश्चन हम ले लेते हैं जिसके थ्रू हम समझ पाएं एक्चुअली में कॉस्ट शीट कैसे सॉल्व होती है। तो स्टार्टिंग में जो मैं ले रहा हूं वो स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट का ले रहा हूं, कॉस्ट शीट का नहीं ले रहा, क्योंकि कॉस्ट शीट में तो पर यूनिट भी आपको शो करना होगा और स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट में केवल आपको टोटल कॉस्ट ही शो करना है। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम। पहला न्यूमेरिकल क्या कहता है इस न्यूमेरिकल में वो मुझसे कहता है प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट। ध्यान देखना, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट एंड प्रॉफिट फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन: ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। यानी कि ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक आपको फिनिश गुड्स के दिए हुए हैं, ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक आपके लिए रॉ मटेरियल के दिए हैं। फैक्ट्री वेजेस को ही डायरेक्ट वेजेस कहते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। इस तरह के क्वेश्चनों को ज्यादा कंफ्यूज कराता है वो हमें। फैक्ट्री वेजेस, अब ऐसा लगता है जैसे एक्सपेंसेस तो फैक्ट्री का है। नो, फैक्ट्री में तो वर्कर काम करेंगे, लेकिन ये एक्सपेंसेस फैक्ट्री का नहीं है। फैक्ट्री में जो वेजेस आती है, यानी फैक्ट्री में जो एक्सपेंसेस होते हैं वो इनडायरेक्ट होते हैं और ये डायरेक्ट फैक्ट्री वेजेस है। तो ये प्राइम कॉस्ट का पार्ट है। वर्क्स ओवरहेड्स, देन ऑफिस ओवरहेड्स, मटेरियल परचेज एंड सेल ऑफ फिनिश्ड गुड्स। तो स्टार्ट करते हैं अपना न्यूमेरिकल सॉल्व करना और हमारी स्टार्टिंग कहां से होगी? ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। तो हम क्या लिखेंगे? सबसे पहले लीजिए ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। तो ओपनिंग स्टॉक और परचेज, रॉ मटेरियल वाला ध्यान देना, रॉ मटेरियल का ओपनिंग स्टॉक है 5000। इसके बाद हमारे पास परचेज ऑफ रॉ मटेरियल है, मटेरियल परचेज 32,500। कितना है? 32,500 दोनों को जोड़ लीजिए तो ये हो गया 37,500। लेस कर दीजिए इसमें से क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। ध्यान से देखना, माइनस भी रॉ मटेरियल का ही करना है। तो रॉ मटेरियल का क्लोजिंग स्टॉक कितना है? रॉ मटेरियल का क्लोजिंग स्टॉक है मेरे पास 5000। कितना है? 5000 नहीं, 3500 दिया है बेटा, 3500। तो माइनस कर दीजिए, कितना बचा? 34,000 क्या आ गया मेरा? मटेरियल कंज्यूम्ड। इसमें ऐड करना होगा डायरेक्ट वेजेस, जो इसमें दी हुई थी फैक्ट्री वेजेस के नाम से, फैक्ट्री वेजेस। तो फैक्ट्री वेजेस इसमें जोड़ दीजिए। फैक्ट्री वेजेस दिया हुआ है 75,000। तो फैक्ट्री वेजेस 75,000 का ऐड कर दिया तो टोटल हो गया मेरे पास 109,000 एंड दैट्स कॉल्ड प्राइम कॉस्ट। एंड द नेक्स्ट, अब इसमें जोड़ेंगे हम फैक्ट्री एक्सपेंसेस या वर्क्स एक्सपेंसेस। फैक्ट्री एक्सपेंसेस या वर्क्स एक्सपेंसेस एक ही बात है, डायरेक्टली दिए हुए हैं वर्क्स ओवरहेड्स। मुझे वर्क्स ओवरहेड्स कितने के हैं? 8,000 रुपीज के। कितने के दिए हुए हैं? 8,000 रुपीज के, यानी कि 1,17,000। ये हो गया मेरा फैक्ट्री कॉस्ट। क्योंकि WIP नहीं दिया है, रॉ मटेरियल का दिया है, तो रॉ मटेरियल का मटेरियल कंज्यूम हो गया और फिनिश गुड्स का ऑफिस कॉस्ट के बाद होगा। एंड देन हमें जो दिखना है इसके अंदर, अब लिखने हैं ऑफिस के ओवरहेड्स प्लस ऑफिस ओवरहेड। ऑफिस ओवरहेड कितने दिए हुए हैं? ऑफिस ओवरहेड्स क्वेश्चन में मुझे दिए हुए हैं 4500 के। कितने के दिए हुए हैं? 4500 के। तो 4500 इसमें और जोड़ लीजिए, ये हो गया मेरे पास 1,21,500 एंड दैट इज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। क्या निकल के आ गया? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना आ गया मेरे पास? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ गया 1,21,500। ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है। और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद क्या करना है हमें? ओपनिंग स्टॉक फिनिश्ड का प्लस और क्लोजिंग स्टॉक फिनिश्ड का माइनस। सीधा सीधा कंसेप्ट है। तीन तरह के स्टॉक हैं, रॉ मटेरियल का WIP का होता तो फैक्ट्री कॉस्ट में यूज होता, और उसके बाद जो फिनिश्ड का है ये हमारे पास कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में यूज करेंगे। तो देखिए ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक कितना है? ओपनिंग स्टॉक है फिनिश्ड का 1500
और क्लोजिंग स्टॉक है फिनिश्ड का 21,750। ठीक है, ऐड करेंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, ठीक है, और लेस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। ठीक है बेटा, तो हमारा टोटल कंप्लीट हो गया है। इसको माइनस कर दें ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक को, तो ओपनिंग स्टॉक हमने प्लस करना है 2100 का, मतलब 1500 का, और क्लोजिंग स्टॉक माइनस करना है 21,750 का, तो निकल कर आ गया मेरा 101,250। 101,250 क्लियर है ना। ओपनिंग प्लस कर देना है, क्लोजिंग माइनस कर देना है, तो निकल कर आ गया मेरा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। अब चेक कीजिए क्वेश्चन के अंदर, क्या सेलिंग एक्सपेंसेस है क्वेश्चन में? सेलिंग एक्सपेंसेस क्वेश्चन में नहीं है, सीधा सेल्स दी हुई है। क्या दी हुई है? सेल्स। तो ये सेलिंग एक्सपेंसेस नहीं दी हुई है, सेल्स दी हुई है, और सेल्स है 1,12,500, और इसमें से इसको माइनस कर दीजिए, आ गया हमारे पास 11,250। 11,250 क्या निकल के आ गया? प्रॉफिट। अब ध्यान से देखें क्वेश्चन को, क्या था क्वेश्चन के अंदर भाई? क्वेश्चन में आपको सेल्स दे दी, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में अगर मुझे प्रॉफिट दिया होता तो मैं ऐड कर देता, सेल्स आ जाती। सेल्स दी हुई है तो इसमें से कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड माइनस कर दिया, तो मेरा निकल कर आ गया प्रॉफिट। क्या निकल के आ गया? इसमें से इसको माइनस किया, निकल कर आ गया प्रॉफिट। तो आप समझना है पूरा क्वेश्चन को। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस इसमें ऐड कर दीजिए परचेज, माइनस कर दीजिए क्लोजिंग, तो मटेरियल कंज्यूम्ड, और मटेरियल कंज्यूम्ड में आपको प्लस करना है डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। उसके नाम पर दिया हुआ था आपको फैक्ट्री वेजेस, जोड़ते ही आ गया प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट के बाद आपको जोड़ना है फैक्ट्री के खर्चे, फैक्ट्री का भी डायरेक्ट दिया हुआ था, आ गया फैक्ट्री कॉस्ट। उसके बाद ऑफिस के जोड़ देंगे तो ऑफिस कॉस्ट, और ऑफिस कॉस्ट के बाद ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक एडजस्ट करना है फिनिश गुड्स का, कर दिया फिनिश गुड्स का, और निकल के आ गया कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। इसको कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कहिए या कॉस्ट ऑफ सेल्स कहिए, दोनों सिचुएशन सेम है। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कहिए या कॉस्ट ऑफ सेल्स कहिए, दोनों एक ही है, क्योंकि इसमें सेलिंग एक्सपेंसेस है ही नहीं, हमें सीधा सेल्स दिया हुआ है, और डिफरेंस इज द प्रॉफिट। यानी कंसेप्ट को पूरा समझिए, पूरा का पूरा। यदि हमें परफॉर्मा क्लियर है और जो टॉपिक्स हैं, जो वर्ड्स हमें दिए हुए हैं, अगर हम उन्हें समझ पा रहे हैं तो क्वेश्चन करने में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्लियर हो गया हमें? तो हम एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, ठीक है, जिसके थ्रू हम इसको समझ पाएंगे। तो बेटा क्या कह रहा है इस क्वेश्चन के अंदर, हम स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन को। अब मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, ध्यान से देना इस क्वेश्चन में है क्या। बेसिकली इसमें 1 प्रोडक्ट की बजाय 3 प्रोडक्ट दिए हुए हैं, और क्वेश्चन में कह रहा है ए मैन्युफैक्चरिंग यूनिट प्रोड्यूस या मैन्युफैक्चर 3 प्रोडक्ट ए, बी एंड सी। फाइंड आउट द फैक्ट्री कॉस्ट पर यूनिट, यानी कि पर यूनिट कैलकुलेट करा रहा है। दैट मीन्स कि हमें इसमें कॉस्ट शीट प्रिपेयर करनी पड़ेगी। एक तो होता है स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट के अंदर तो हमें केवल टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करनी थी, लेकिन इसमें हमें कैलकुलेट करनी होगी कॉस्ट शीट, क्योंकि यहां पर हम कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट पढ़ते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, तो 3 प्रोडक्ट दिए हुए हैं ए, बी, सी। क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको, क्लियर हो रहा होगा। इसमें दिया हुआ मटेरियल की तो फुल वैल्यू दी हुई है, एंड देन वेजेस दी हुई है, वेजेस पर यूनिट मेंशन है आपको, पर यूनिट, एंड देन आपको दिया हुआ है यूनिट्स, यानी कि आपको बनाने हैं 3 कॉलम्स, एक ए के लिए, एक बी के लिए, एक सी के लिए, और एक बनाएंगे पर्टिकुलर के लिए। तो पर्टिकुलर हो गया और ए, बी, सी। अब इसमें भी 2 कॉलम बनाने पड़ेंगे, एक टोटल कॉस्ट के लिए और एक कॉस्ट पर यूनिट निकालने के लिए। तो जहां तक मटेरियल की बात है तो मटेरियल डायरेक्ट दिया हुआ है आपको, तो डायरेक्ट मटेरियल लिख सकते हैं आप। मटेरियल है आपके पास 40,000, 20,000 एंड 30,000। 40,000, 20,000 एंड 30,000। क्लियर हो रहा है ना भाई? 40,000, 20,000 एंड 30,000 डायरेक्ट मटेरियल दिया हुआ है। अब इसके यूनिट्स नोट कर लीजिए कि यूनिट कितनी थी। ए के लिए यूनिट है 2,000, बी के लिए यूनिट है 4,000 और सी के लिए यूनिट है 3,000। तो यूनिट दी हुई है, आप पर यूनिट कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी कि 40,000 को 2,000 से डिवाइड कर लीजिए। 40,000 रुपीज का मटेरियल लग रहा है, और कितने यूनिट बना रहे हैं हम बना रहे हैं 2,000 यूनिट। तो 40,000 डिवाइड बाय 2,000 आ गया ना 20 रुपीज। अब यहां देखिए
बी को प्रोडक्ट को बनाने के लिए हमें मटेरियल लगाना पड़ रहा है 20,000 रुपीज का, और हम यूनिट बना पा रहे हैं 4,000, यानी कि 20,000 में 4,000 यूनिट, तो 20,000 डिवाइड बाय 4 यानी कि 5 रुपीज की एक यूनिट हो गई। और यहां देखें तो 30,000 रुपए लग रहे हैं सी प्रोडक्ट को बनाने में, और 3,000 यूनिट हैं, यानी कि एक यूनिट हुई 10 रुपए की, यानी मटेरियल क्लियर हो गया। अब वेजेस क्लियर है, वेजेस में पर यूनिट क्लियर है। वेजेस में क्या दिया हुआ है पर यूनिट 12, 16 और 14, यानी कि 12 देख रहे हैं ना आप, ये 12 ये क्लियर है, 16 ये क्लियर है, 14 ये क्लियर, बट हमें टोटल कॉस्ट भी चाहिए, तो कोई दिक्कत नहीं है, टोटल कॉस्ट की मल्टीप्लाई कर दीजिए भाई। 2,000 यूनिट है, 12 रुपीज की रेट से 24 की होगी भाई, 12 रुपीज की एक है, और कितनी यूनिट है 2,000, तो 2,000 इंटू 12 24। यहां जाइए 16 रुपीज की 1 यूनिट, और 4,000 यूनिट है, तो 4,000 इंटू 16 64, और यहां पर कितने की है 14 रुपीज की एक यूनिट, तो 14 इंटू 3 दैट मीन्स की 42,000। यानी कि क्वेश्चन में आपको मटेरियल निकाल लिया, मैंने वेजेस निकाल लिया, इन दोनों का मैं टोटल भी आसानी से कर सकता हूं, टोटल से प्राइम कॉस्ट भी निकाल सकता हूं, यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। यानी कि क्वेश्चन को केवल आपको समझना है कि क्वेश्चन में तीनों का मटेरियल दिया हुआ है, मटेरियल की टोटल वैल्यू दी हुई है, जबकि लेबर की पर यूनिट दी हुई है, तो पर यूनिट से टोटल निकाल लेंगे और टोटल से पर यूनिट हम निकाल लेंगे। तो यहां पर हमारे पास मटेरियल हो गया, वेजेस हो गया, टोटल कर लेंगे हम, निकल कर आ गया हमारा प्राइम कॉस्ट। 40 और 24 64, 12 20 और 12 32। यानी कि अगर आप ए प्रोडक्ट बना रहे हैं तो इसमें आपका प्राइम कॉस्ट 64,000 रुपीज है, और 2,000 यूनिट हैं, यानी एक यूनिट आपकी 32 रुपीज की। आता है ना निकालना भाई, 64,000 को 2,000 से डिवाइड कर दीजिए। यहां पर आपका बी प्रोडक्ट की जो टोटल कॉस्ट है यानी प्राइम कॉस्ट वो 84,000 है, और यूनिट बना रहे हैं 4,000। कितने बना रहे हैं 4,000, तो 4,000 से 84 को डिवाइड कर दीजिए, 21 रुपीज आ गया, या ये तुमने पहले से कैलकुलेट किया होता, 5 भी 16 भी 21, मतलब इक्वल आना चाहिए हर लेवल से, क्योंकि आप पर यूनिट निकाल रहे हैं, तो पर यूनिट टोटल कर लीजिए तब भी इक्वल आएगा, और आप डिवाइड कर लीजिए तब भी उतना ही आएगा। यहां देखिए 72 30 और 42 72, अब 72,000 को 3 से डिवाइड कर लीजिए 24, अदरवाइज हमने पहले निकाला ही था मटेरियल 10 और ये तो 12 14 पहले से दिया हुआ है 24 रुपीज। यानी कि प्राइम कॉस्ट तक हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब क्वेश्चन में टेक्निकल कंसेप्ट क्या है, क्वेश्चन में ये पॉइंट टेक्निकल नहीं था, ये पॉइंट तो आपको समझना ही है, ये तो जर्नल पॉइंट है। कोई बात है कि आप स्टार्ट करें तो हो सकता है यहां भी आपको कंफ्यूजन हो, लेकिन एक्चुअल में इसका जो पॉइंट है वो है फैक्ट्री ओवरहेड्स के लिए। आप क्वेश्चन की लास्ट लाइन को देखें तो इस लास्ट लाइन में दे रहा था क्वेश्चन में कि हमारे पास टोटल फैक्ट्री ओवरहेड्स हैं 13,000 के हमारे पास हैं फैक्ट्री ओवरहेड्स। अब ये जो 13,000 के आपके पास फैक्ट्री ओवरहेड्स हैं, अब आपको मेन काम है इसको डिवाइड करना कि भाई ए प्रोडक्ट के लिए कितने फैक्ट्री ओवरहेड्स हैं, बी के कितने और सी के कितने। ये तो कहा नहीं उसने मुझसे ये कहा कि टोटल 13,000 के फैक्ट्री ओवरहेड्स हैं, यानी पूरी फैक्ट्री में 13,000 रुपीज यानी 13,000 रुपए खर्च हुए। अरे भाई ये 13,000 रुपए तो क्लियर है 13,000 रुपए खर्च हुए, लेकिन बताइए ए में कितना खर्च हुआ, बी में कितना खर्च हुआ, सी में कितना खर्च हुआ, जिससे कि हम ये एनालाइज कर सकें, हम कॉस्ट कैलकुलेट कर सकें कि ए प्रोडक्ट को बनाने में कितना खर्च हुआ, बी को बनाने में कितना खर्च हुआ, सी को बनाने में कितना खर्च हुआ। कुछ बताया भी नहीं क्वेश्चन में कि भाई जो फैक्ट्री ओवरहेड्स हैं इस रेशो में डिवाइड करेंगे या इस रेशो में डिवाइड करेंगे या कुछ ऐसे डिवाइड करेंगे। हम क्वेश्चन में फंस गए। तो यहां पर आपको ध्यान देना है कि फैक्ट्री ओवरहेड जो कि 13,000 हैं और मुझे उसे ए बी और सी 3 प्रोडक्ट में डिवाइड करना है। अब कंफ्यूजन कई बार होता है कि भाई जितनी जितनी यूनिट बना रहे हो उस हिसाब से बांट दो, भाई इसमें 2,000, इसमें 4,000, इसमें 3,000। लेकिन प्रॉब्लम कुछ और भी तो हो सकती है बेटा कि किसी प्रोडक्ट में लग रहा है ज्यादा खर्चा और किसी में कम लग रहा है, तो तीनों में इक्वल हो जाएगा। ये तो तीनों में इक्वल हो जाएगा। इसे समझना है छोटी छोटी बातों को। आधे बच्चों की तो यही बात समझ में नहीं आएगी इक्वल कैसे हो गया कि भाई 2,000, 4,000 और 3,000 अगर मैं यूनिट के हिसाब से बांटता हूं तो इसका मतलब यह है कि सभी तरह की यूनिट एक जैसी हैं, उन पर सभी पर एक जैसा खर्चा हो रहा है। अब ऐसा तो संभव नहीं है। अब 3 तरह के प्रोडक्ट हैं, उनका मटेरियल कॉस्ट अलग है, लेबर कॉस्ट अलग है और फैक्ट्री ओवरहेड सेम है, ऐसा तो नहीं होगा, चेंजेस भी हो सकता है। तो क्या करना चाहिए? तो इट इज मेंशन इन द क्वेश्चन, इट इज
मेंशन इन द क्वेश्चन, और वी कैन से दैट इट शुड बी मेंशन इन द क्वेश्चन, कि क्वेश्चन में ये मेंशन होना ही चाहिए कि फैक्ट्री ओवरहेड्स कैसे बटे जाएंगे। लेकिन अगर ये मेंशन नहीं है तो, अब ध्यान देना है मैंने क्या कहा, अगर मेंशन नहीं है तो, अगर मेंशन है तो एज पर क्वेश्चन, जैसा क्वेश्चन कहेगा वैसे ही हमें डिवाइड करना है। लेकिन यदि क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है तो उस सिचुएशन में जो 13,000 रुपये या कोई भी अमाउंट, हमें 13 से मतलब थोड़ी है, जो भी फैक्ट्री ओवरहेड्स हैं ये हमेशा वेजेस के रेशो में ही बांटे जाएंगे। अब आप ये सोच लीजिए, पूरी की पूरी कॉस्टिंग की बुक, मैं केवल कॉस्ट सीट की बात नहीं कर रहा हूं, इससे आगे रिकंसिलिएशन भी है, टेंडर प्राइस भी है, और बहुत सारे चैप्टर्स हम कॉस्टिंग में पढ़ते ही रहेंगे और इन फ्यूचर भी पढ़ेंगे। इन सभी के लिए एक ही रूल है कि फैक्ट्री ओवरहेड्स विल बी डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू वेजेस इफ देयर इज नो इंफॉर्मेशन। यदि आप कोई बात मुझे नहीं बता रहे हैं तो फैक्ट्री ओवरहेड हमेशा हमेशा वेजेस के रेशो में डिवाइड होंगे। ठीक है, तो फैक्ट्री ओवरहेड्स दिए हुए हैं, इन्हें डिवाइड कर लेता हूं। इससे आगे एक ओवरहेड्स और भी होता है, हमारे इस क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है, ऑफिस ओवरहेड्स। अगर ऑफिस ओवरहेड आ जाए कभी तो वो हमारा फिर फैक्ट्री कॉस्ट पर बेस करते हैं। किस पर बेस करते हैं? फैक्ट्री कॉस्ट पर। सपोज कीजिए इसके बाद मुझे ऑफिस ओवरहेड और देता तो फिर वो फैक्ट्री कॉस्ट के रेशो में बढ़ता। हमेशा ध्यान देना, दो खर्चों को बता दिया है मैंने, इन दो खर्चों को बिल्कुल माइंड में सेट कर लीजिए कि जो हमारे फैक्ट्री ओवरहेड्स हैं ये वेजेस पर बेस्ड हैं और ऑफिस ओवरहेड फैक्ट्री कॉस्ट पर बेस्ड करते हैं। ठीक है, आगे का मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में और बताऊंगा आपको, तो डिवाइड कर लेते हैं। तो हमें 13,000 को डिवाइड करना है अकॉर्डिंग टू वेजेस। अब वेजेस जो खर्च हो रही है इसमें हो रहा है 24,000, इसमें हो रहा है 64,000, इसमें हो रहा है 42,000, तो इसको रेशो में डिवाइड कर लीजिए। तो देख क्या करना है, 3 जीरो इसमें भी कॉमन है, 3 जीरो इसमें भी कॉमन है, 3 जीरो इसमें भी कॉमन है, यानी कि 24, 64 और 42। नहीं समझ में आई बात कि भाई 24,000, 64,000 और 42,000, 3 जीरो सब में कॉमन है, सब में से 3 जीरो काट दिया, क्या रेशो आ गया? 24, 64 और 42। कैलकुलेटर अलाउड ही है, नहीं भी है तो टोटल कर लीजिए, टोटल कर लीजिए कितना टोटल आया इसका। ठीक है, टोटल कितना है? 64 और 42 कितना हो गया? 106, 106 में 24 जोड़ दीजिए, 130। अब 13,000 को डिवाइड करना है। इतना तो हमने सीखा ही होगा, अकाउंट वाले बच्चे हैं, कि रेशो में कैसे बांटते हैं। भाई किसी भी चीज को रेशो में बांटना है, उस रेशो का आप टोटल कर लीजिए, उस रेशो का आप टोटल कर लीजिए, और जिस अमाउंट को बांटना है, मान लो 13,000 को बांटना है तो टोटल से आप डिवाइड कर लीजिए, और इसका निकालना है तो 24 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसका निकालना है तो 64 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसका निकालना है तो 42 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहां तो बिल्कुल इजीली सॉल्व हो जाएगा। 130 से 130 कट गया तो 2400, सही है। तो ये हो गया मेरा 2400, इसका 6400, इसका 4200। वेरी इजी, कुछ नहीं करना है, बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट होता है कि टोटल से डिवाइड कर दो और जिसका निकालना है उसकी मल्टीप्लाई कर दो, कर दिया, आ गया। अब टोटल कर लीजिए भाई, 64 और 2400, 66,400, 84 और 64, 90,400 और 72,000 में 4200 आना, 76,200, यानी कि ये मेरी फैक्ट्री कॉस्ट निकल के आ गई। फैक्ट्री कॉस्ट, क्योंकि क्वेश्चन में उसने मुझसे फैक्ट्री कॉस्ट ही पूछा है, कुछ दिया भी नहीं है, मुझे कुछ एस्केप भी नहीं करना है कि छोड़ना है कुछ, पूछा ही फैक्ट्री कॉस्ट है, निकाल भी फैक्ट्री कॉस्ट रहा हूं। टेक्निकल काम क्या था? फैक्ट्री ओवरहेड्स को डिवाइड करना, एंड द फैक्ट्री ओवरहेड्स ऑलवेज डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू द वेजेस रेशो। तो वेजेस के रेशो में हमने इसको डिवाइड किया है। वेजेस के रेशो में, यानी किसी भी रेशो में डिवाइड करने का सीधा सीधा कंसेप्ट होता है, जिस चीज में आप बांट रहे हैं उसको थोड़ा सा शॉर्ट कर लीजिए। तो इसमें 3 जीरो कॉमन थी, मैंने शॉर्ट कर लिया, आप इसे और भी शॉर्ट कर सकते हैं, लेकिन क्यों करें, कैलकुलेटर अलाउड है, फटाफट कर लेंगे, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है ना। तो यहां पर इसके बाद हमें पर यूनिट निकालना है, तो पर यूनिट देख लीजिए, 2400 2000 यूनिट पर 1 रुपये 20 पैसे। 6400 रुपीज का खर्चा है, 4000 से डिवाइड कर दीजिए, 1 रुपये 60 पैसे। 4200 है, 3000 यूनिट से डिवाइड कर दीजिए, 1 रुपये 40 पैसे। यानी कि आपके पास पर यूनिट की टोटल कॉस्ट आ गई, आपके पास टोटल कॉस्ट आ गई। यही तो क्वेश्चन पूछा था, उसने हमसे कहा कि फैक्ट्री कॉस्ट बताइए और पर यूनिट बताइए, तो मैंने पर यूनिट बता दिया, आपको टोटल कॉस्ट बता दिया। तो आई थिंक मेरे हिसाब से कंसेप्ट बिल्कुल पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। और थोड़ा सा और फर्दर पढ़ने के लिए और एक अच्छा सा क्वेश्चन, एक अच्छा सा न्यूमेरिकल और ले लेते हैं। ठीक है बेटा, एक न्यू क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्या पूछ रहा है, उस पर थोड़ा डिस्कस करते हैं। वो कह रहा है कैलकुलेट प्रॉफिट, इसमें आपसे प्रॉफिट कैलकुलेट करा रहा है। पिछले क्वेश्चन में भी हमने प्रॉफिट कैलकुलेट किया था, एंड आल्सो प्रिपेयर द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट।
प्रॉफिट कैलकुलेट करना है और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट या स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट। तो जब स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट बनाते हैं तो उसमें हमें पर यूनिट का कॉलम बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है क्वेश्चन में। यानी क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, उसमें से आप पूरा डिटेल निकालिए और सॉल्व कर लीजिए। क्वेश्चन में देता क्या है, वो कह रहा है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट। दैट मीन्स कि आपका जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रहा है उसकी कॉस्ट दी हुई है पर यूनिट 100 रुपीज। यानी कि अगर आप एक यूनिट प्रोड्यूस करते हैं तो वो 100 रुपीज की है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन समझते हैं ना, कहाँ आता है प्राइम कॉस्ट, प्राइम कॉस्ट के बाद फैक्ट्री कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट से जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होता है। आप इसे ऑफिस कॉस्ट कहिए या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कहिए। यानी कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन दिया हुआ है आपको 100 रुपीज पर यूनिट, एंड देन आपको दिया हुआ है यूनिट प्रोड्यूस्ड, आपने यूनिट प्रोड्यूस किए हैं 30,000। नेक्स्ट दिया हुआ है यूनिट सोल्ड, बनाई तो है आपने 30,000 यूनिट, बनाई है आपने 30,000 यूनिट, लेकिन आप सेल कर रहे हैं केवल 25,000 यूनिट्स। तो 25,000 यूनिट्स आप सेल कर रहे हैं और बना रहे हैं 30,000, यानी कि 5,000 यूनिट आपके पास बची रहेंगी। क्लियर है? बना रहे हैं 30, सेल कर रहे हैं 25, तो इसका मतलब क्या है, 5,000 का स्टॉक होना चाहिए ना मेरे पास, और यदि ओपनिंग स्टॉक होगा तो और ज्यादा होगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, वो कह रहा है सेलिंग एक्सपेंसेस पर यूनिट। सेलिंग एक्सपेंसेस हैं मेरे पास 10 रुपीज पर यूनिट, यानी कि एक यूनिट 10 रुपए की है जबकि सेलिंग प्राइस है 125 रुपए। क्वेश्चन समाप्त हो गया। केवल इतना सी डिटेल दे रखी है, यानी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन दिया हुआ है आपको 100 रुपीज पर यूनिट, यानी कि 30,000 यूनिट, और अगर 100 रुपए की एक है तो क्या कॉस्ट आने वाली है, आप इस चीज को देखिए। 30,000 यूनिट और 100 रुपए की, तो देखिए स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट, आउटपुट 30,000 यूनिट मैंने पहले से बनाकर रख लिया था जिससे कि फटाफट हम समझा सकें। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 30,000 यूनिट 100 रुपए की रेट से कितने की हुई, 30 लाख रुपए की। लेकिन मैं इसमें से बेच कितनी रहा हूं, ये ध्यान देना, ये एक बड़े क्वेश्चन का छोटा पार्ट है। आगे हम जब बड़े क्वेश्चंस लेंगे तो वो लास्ट में इतना पार्ट एक्स्ट्रा करना पड़ेगा आपको, तो मैं छोटे छोटे पार्ट में क्वेश्चन करा रहा हूं आपको। तो इन्होंने जो हमें दिया हुआ है वो 30,000 यूनिट दिया हुआ है, लेकिन सेल कर रहे हैं 25, तो मुझे 5,000 यूनिट का इसमें से क्लोजिंग स्टॉक माइनस करना होगा। और ये कैसे कैलकुलेट होगा, 100 रुपीज पहले दिया हुआ उन्होंने, तो एक यूनिट 100 की है, तो 5,000 यूनिट कितने की हुई, 5 लाख रुपीज की। भाई 5,000 यूनिट है ना, और एट द रेट ऑफ 100 तो कितने की हो गई, 5 लाख। दैट मीन्स कि जो यूनिट आप बेचने जा रहे हैं, जिन यूनिट्स को आप सेल कर रहे हैं, उनकी कीमत क्या है, उनकी कीमत है 25 लाख। और वो क्या कहलाता है भाई, ओपनिंग स्टॉक फिनिश का एडजस्ट कर लीजिए, क्लोजिंग स्टॉक माइनस कर दीजिए, तो क्या निकल के आता है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड डिस्कस करते हैं ना, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड और कॉस्ट ऑफ सेल्स। तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आया है, अब इसमें सेलिंग एक्सपेंसेस और जोड़ दीजिए तो आ जाएगा कॉस्ट ऑफ सेल्स। तो क्या है सेलिंग एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंसेस क्वेश्चन में दिया हुआ था 10 रुपीज पर यूनिट। अब यहां जो आपको ध्यान देना है, आप बना रहे हैं 30,000 यूनिट, आप ध्यान ही नहीं देंगे। हमेशा ध्यान देना है कि जो सेलिंग एक्सपेंसेस है केवल और केवल उन्हीं यूनिट्स पर खर्च होगा, केवल उन्हीं यूनिट्स पर खर्च होगा जिन यूनिट्स को मैं सेल कर रहा हूं, जिन यूनिट्स को मैं सेल कर रहा हूं। ठीक है बेटा, तो सेल किसे कर रहा हूं, सेल देखिए, सेल मैं कर रहा हूं केवल 25,000 यूनिट और 10 रुपीज की रेट से। कितनी यूनिट सेल कर रहा हूं मैं, 25,000 यूनिट एट द रेट ऑफ ₹10। तो दैट मीन्स की सेलिंग एक्सपेंसेस 2,50,000 रुपए होंगे। गलती नहीं करनी है, कुछ बच्चे यही गलती कर देंगे, वो 3 लाख रुपए ले लेंगे। अरे जितनी यूनिट सेल कर रहा हूं केवल उतनी यूनिट का ही सेलिंग एक्सपेंसेस होगा, इससे ऊपर जो प्रोडक्शन ले रहे थे वो पूरी 30,000 यूनिट का ही होता। लेकिन एक बार जब आप सेलिंग एक्सपेंसेस की बात करने लगते हैं तो केवल उतनी यूनिट पर ही चार्ज होगा जितनी यूनिट हम सेल कर रहे हैं। ये आप पॉइंट को प्रॉपर ध्यान देंगे जब भी आपको चैप्टर पर पूरी नॉलेज हो पाएगी। तो टॉपिक देखिए, तो हमारा सेलिंग एक्सपेंसेस ऐड करते ही मेरे पास निकल कर आ गया कॉस्ट ऑफ सेल्स। तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड और कॉस्ट ऑफ सेल्स में क्या डिफरेंस है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कॉस्ट है मेरे पास जिसमें से क्लोजिंग और ओपनिंग स्टॉक को एडजस्ट कर देते हैं, और कॉस्ट ऑफ सेल्स मेरे पास होती है टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट ऑफ सेल्स। अब इसके अंदर मुझे दी हुई है सेलिंग प्राइस, क्या दिया हुआ है,
सेलिंग प्राइस। अब सेलिंग प्राइस कितना है 125। अब अगर सेलिंग प्राइस 125 है और यूनिट कितनी है, यूनिट्स हम सेल कर रहे हैं 25,000 और एक यूनिट कितने की 125 की, तो टोटल सेल्स कितनी भाई, जितनी यूनिट्स हैं मेरे पास 5,000 तो सेल ही नहीं कर रहा मैं, वो तो बची हुई है, तो कितनी बेची 25,000। एक कितने की है 125 की, तो 25,000 इंटू 125 हमारे पास मल्टीप्लाई करी तो आया 31,25,000 रुपए, 31,25,000 रुपए, जबकि हमारी कॉस्ट कितनी है 27,50,000 रुपए है या नहीं। तो डिफरेंस हमें प्रॉफिट क्या है, डिफरेंस में मिल गया। तो डिफरेंस यानी 31,25,000 में से मैं जो इसकी लागत है, इसकी कॉस्ट है 27,50,000 रुपए को माइनस कर दूं तो मेरे पास निकलता है प्रॉफिट 3,75,000 रुपए, जो कि बैलेंस निकल कर आया। कैसे आया, बैलेंस निकाला ना मैंने भाई, डिफरेंस किया तो दैट इज द बैलेंसिंग फिगर। प्रॉफिट कैलकुलेट नहीं किया, प्रॉफिट इज द डिफरेंस सेल्स और कॉस्ट ऑफ सेल्स का। तो टॉपिक आई थिंक मेरे हिसाब से हमें समझ में आ जाना चाहिए। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो सबसे जरूरी है जो मैं आपको बताता हूं कि आप मेरी वीडियो के साथ साथ जो चैनल है उसकी जो बेल आइकॉन है उसे जरूर प्रेस करें, जिससे कि आपको जो लेटेस्ट वीडियो है उनका नोटिफिकेशन आता रहे। थैंक यू, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो।